channel. This time I have seen and realized that फेडरल बोर्ड इज चेंजिंग द पैटर्न और फेडरल बोर्ड ने अपना पेपर पैटर्न भी चेंज किया है। फेडरल बोर्ड ने अपना जो है वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड सिलेबस भी बना लिया है। तो बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जिनको उनका समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बच्चों आपके लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि आपसे क्या रिक्वायर्ड है, फेडरल बोर्ड आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है और पेपर में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम फेडरल बोर्ड ने जॉट डाउन किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 कॉम्पिटेंसी है। कॉम्पिटेंसी से मुराद ये है कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं कितनी चीज़ों में। फॉर एग्जांपल दे हैव रिटन लाइक एनालाइज द पैसेजेस इन द टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई द थीम। आप कॉम्पिटेंट इनफ है कि आप थीम को, जनरल सब्जेक्ट को, सेंट्रल आइडिया को चेकआउट कर सकें और सपोर्टिंग डिटेल को अंडरस्टैंड कर सकें। देन रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं, आपको स्लाइड्स पर इस वक्त नज़र भी आ रही है। फिर उन्होंने कुछ बेंचमार्क्स दिए हुए हैं कि आपके बेंचमार्क्स से रिलेटेड जो है वो एस्पेक्ट कौन से आपके पेपर में ऐड होने हैं। आप देख सकते हैं, यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू सिंथेसाइज, इवेल्युएट इवेंट्स, इश्यूज, आइडियाज, व्यू पॉइंट्स, and you have to apply all these skills on reading comprehension and thinking strategies. आप इवेंट्स को इवेल्युएट कर सकें, ये आपके लिए बेंचमार्क है। फिर ये काफ़ी सारी स्लाइड्स इन्होंने प्रिपेयर की हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि वी आर नॉट नाउ मूविंग इनटू डिटेल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ये फिर एक और वीडियो में मैं आपके लिए प्रिपेयर करूँगी। यहाँ पे मैं फिर आपको सिर्फ शो करना चाह रही थी कि आप देखें कि कितना डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो फेडरल बोर्ड ने किया और हर चीज़ को बड़े डिटेल्ड अंदाज से बयान किया है। जैसे देखें, आपके पास वर्ब एंड वर्ब फ्रेजेस आपके सिलेबस में एडेड हैं, देन टेंसेस हैं, देन एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं, एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है और इसको जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस दी है यहाँ पे, इसलिए आप देख सकते हैं कि किस तरह। फिर इसी तरह बेंचमार्क 2 एलिमेंट्स हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको लेकर जाना चाह रही हूँ पॉलिसी गाइडलाइन की तरफ, जो कि पेपर पैटर्न है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। द क्वेश्चन पेपर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 सेक्शंस। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 डिफरेंट सेक्शंस में ऑर्गेनाइज्ड होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसीलिए आपको देखना है, आपको समझना है कि किस तरह से आपने इनकी ऑर्गेनाइजेशन करनी है, इनको समझ के पढ़ना है और इनको अंडरस्टैंड करना है। ये सारी चीज़ें इसीलिए इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना और देखना, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने आपसे पेपर में पूछा क्या गया है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है पेपर में। ठीक है, सेक्शन ए में अगेन यू नो दैट के 20 मार्क्स है। ठीक है, और एमसीक्यूज जो है वो आपके डिफरेंट एरियाज को कवर करते हैं। अभी यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में आपका एक मॉडल पेपर भी है जो फेडरल बोर्ड ने लॉन्च किया है, अपनी वेबसाइट पे भी दिया है, और उसमें तमाम डिस्ट्रीब्यूशन को आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंगली ध्यान में रखा गया है। फॉर में जैसा कि आप स्टार्ट में देख सकते हैं, 30% जो है वो आपकी कॉग्निटिव डोमेन को दिया है, मतलब आपकी कॉग्निशन कितनी है, आपकी मेमोरी कितनी है, आपने कितना कॉन्सेप्ट मेमोराइज किया है। नॉलेज बेस्ड जो कंटेंट है वो 50% है आपके पेपर में। अंडरस्टैंडिंग जो है वो 20% एप्लीकेशन के साथ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सेक्शन ए में आपके तमाम जो है वो ये स्किल्स मौजूद हैं। आपको ग्रामर से भी जो आपका सिलेबस कंटेंट है उसमें से भी, तमाम चीज़ों में से आपको एमसीक्यूज दिए हैं। सेक्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेक्शन बी को टोटली चेंज कर दिया है। पहले सेक्शन बी में ऐसा होता था कि आपकी प्रोज में से देयर वर few questions given to you and you people have to answer, and each question carries 4 marks and with the limit, with the word limit as well, word limit भी दिया गया था। नाउ अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने किया है कि एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया है विच इज राइट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, जो आपकी टेक्स्ट, तो वो आपकी टेक्स्ट बुक में से ही उठा के उन्होंने दिया है, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है। अब उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के एंड पर कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के एंड पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने आंसर करने हैं, और 28 मार्क्स का सेक्शन बी है। जैसा कि पहले होता था कि सेक्शन बी तमाम प्रोज टेक्स्ट को कवर करता था और हर चैप्टर में से कोई ना कोई सवाल होता था। नाउ अब ऐसा नहीं है।
ऐसा इसलिए नहीं है ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी स्किल्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग की, वो अब ज़्यादा मैटर कर रही है। आप देखिए व्हाट दे आर सी एडिंग इनटू दिस इज दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ऑफ 250 to 350 वर्ड्स। तो बड़ा अच्छा लेंथी पैसेज है जो आपकी टेक्स्ट बुक में डिफरेंट चैप्टर्स है ना, उन्हीं में से एक है। Having equal level of difficulty as lessons taught in classroom, appending 8 questions based on varying SLOs and cognitive domains of learning. The students are required to answer 6 parts, including compulsory question about summary writing bearing 8 marks. First question आपका जो कि compulsory आपने करना है वो ये है कि ये जो 3-4 पैसेजेस आपको दिए हैं आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स में से, इसकी आपने समरी लिखनी है। इसके अलावा बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में से आपने 5 सवाल करने हैं और बाकी पहले सवाल की समरी वाले क्वेश्चन के 8 नंबर है और बाकी 5 सवालों में से हर एक के 4 नंबर है और इस तरह कुल मिला के 28 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। The other parts will be of 4 marks each. The passage of HCC Part 1 level will be aligned with themes and sub-themes mentioned in the curriculum. The religious, ethnic and gender biases will be taken into consideration while selecting the passage. तो कोई ऐसा नहीं है पैसेज जो कि जेंडर बायस हो, आपके सिलेबस बुक में से ही है ये पैसेज। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं 6 मार्क्स के। ये पोइट्री के सेक्शन में से आया है। This question shall consist of a stanza and stanzas appending variety of questions with variable marks allocation. Stanza of parallel difficulty level will be given. Questions will be related to content or poetic devices or any other identical item mentioned in bifurcated SLOs of HEC Part 1. अच्छा जी, यहाँ पे आपको 2 स्टांजास दिए हैं, ठीक है? 2 में से आपने कोई एक करना है। हर स्टांजा के एंड पे 2-2 नंबर का एक सवाल होगा, ठीक है? अब ये जो 3 सवाल हैं वो ये बता रहे हैं कि वो 3 चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं। नंबर 1 पोएटिक डिवाइसेस, जैसा कि पोएटिक डिवाइसेस या फिगरेटिव लैंग्वेजेस लाइक सिमिली है, मेटाफर है, एलिटरेशन है, इमेजरी है। तो इससे रिलेटेड जो डिवाइसेस शायर यूज़ करते हैं अपनी शायरी को एनहांस करने के लिए, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, आपने उस स्टांजा में से देखकर बताना है। सेकेंडली एक जो क्वेश्चन होगा वो आपका रिलेटेड होगा कि आपका जो स्टांजा है उसकी बेसिक थीम क्या है या उसमें सब थीम्स क्या है या उसका आइडिया क्या है जो वो आपको दे रहा है। और तीसरा सवाल जो है वो यहाँ पे आपका एलोकेटेड होगा रिगार्डिंग के आप कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। 2 स्टांजास विल बी गिवन टू यू, जिसमें से आपने एक करना है। इसके बाद बचे दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 जनरल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वेरिएंट एस्पेक्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ वन एक्ट प्ले लाइक सेटिंग, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट, टोन एटसेट्रा। Please mark and give importance to these things. Setting, plot, characterization, कॉन्फ्लिक्ट, टोन, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देखें कि ऑथर जो है वो इन चीज़ों से रिलेटेड आपको सवाल दे सकता है पेपर में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल जो प्ले आपके सिलेबस में मौजूद है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसका कंटेंट आपको आए। ऑलराइट, आपको सेटिंग से रिलेटेड सवाल आ सकता है, सेटिंग कहा जाता है टाइम एंड प्लेस को। प्लॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लॉट उन 4 डिफरेंट स्टेजेस को कहते हैं जिनसे स्टोरी स्टार्ट होती है, फिर कैरेक्टराइजेशन की डेवलपमेंट होती है, फिर स्टोरी अपने क्लाइमैक्स को या हाइट को पहुंचती है, फिर कैरेक्टराइजेशन उसमें जितनी इंपॉर्टेंस रखती है जो कैरेक्टर स्टोरी को बढ़ाते हैं, फिर उसके आखिर में डिनूमेंट है या रेजोल्यूशन है कॉन्फ्लिक्ट की। इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट का पता होना चाहिए कि प्ले में कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज क्या है, और टोन पता होना चाहिए कि ऑथर ने कौन सी टोन यूज की है, मतलब सीरियस है या कॉम्प्लेक्स है या फिलोसॉफिकल है, इमेजिनेटिव है, व्हाटएवर मे बी द थिंग। सो व्हेन यू गो थ्रू द टेक्स्ट दीज थिंग्स एंड दीज स्किल्स आर रिक्वायर्ड। और अगेन यहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने एक करना है 6 मार्क्स का। इसके बाद हम आगे चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज 40 मार्क्स।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेक्शन सी में वो 8 मार्क्स का है विच इज अबाउट रेज्यूमे और सीवी। आपकी सिलेबस बुक में ही चैप्टर में वन ऑफ द चैप्टर्स हैज सीवी पैटर्न एंड सीवी राइटिंग। तो इस दफा लेटर राइटिंग को, पैराग्राफ राइटिंग को, डायलॉग राइटिंग को और सीवी राइटिंग को। सीवी राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। सीवी मीन्स करिकुलम वाइटे। आपने अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आजकल के दौर में तरीका ये है कि हम अपने तमाम प्रोफाइल, अपना तमाम जो पर्सनल आइडेंटिटी है, अपना एड्रेस, अपना ईमेल, अपना नेम, अपनी नेशनैलिटी, अपना रिलीजन, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपनी जो डिग्रीज है, जिस कॉम्बिनेशन में हमने डिग्री की है या जो रेलेवेंस है उनकी, उनके सब्जेक्ट, उनके मार्क्स, वो सब हम एक प्रोफाइल में अपने जो एम्प्लॉयर है हम उसको देते हैं, जो हमें एम्प्लॉय कर रहे होते हैं। तो चूंकि ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है मौजूदा दौर में, जॉब हासिल करने का एक बहुत अहम टूल बन गई है, इसीलिए इसको आपकी सिलेबस बुक में ऐड किया है। तो बेटा पूरा चैप्टर है इस पे, जिसमें आपको बोर्ड की तरफ से गिवन फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने सीवी लिखनी है जो किसी भी टॉपिक पर हो सकती है, एंड इट हैज 8 मार्क्स। Then coming to question number 5. Question number 5. This question shall consist of 3 parts, A, B and C. And the candidates shall be required to part number A. Part number A जो 6 marks का है उसमें आपने क्या करना है? There will be 6 phrasal verbs. ठीक है, and blanks out of 8 for 1 mark each. Sentence must clarify the idiomatic meaning of. आपको 8 phrasal verbs दिए होंगे और इडियोमैटिक सेंटेंसेस दिए होंगे और जिनको आपने अपने इडियोमैटिक फ्रेजेस दिए होंगे जिनको आपने अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। आउट ऑफ 8 आपने 6 को अपने सेंटेंसेस में यूज करना है और इस तरह से सेंटेंस बनाना है सो दैट द मीनिंग शैल गेट क्लैरिफाइड। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट बी है। What you have to do, provide the correct form of verbs and degrees of adjective in 6 out of 7 sentences for 1 mark each. या आपको adjectives दिए होंगे जिसकी appropriate degree लगानी है। We know that adjectives have 3 degrees: positive, comparative and superlative. ठीक है, इसी तरह जो करेक्ट वर्ब फॉर्म है वो हमने लगानी है। करेक्ट वर्ब फॉर्म लगाने के लिए आपको टेंसेस का आइडिया होना चाहिए। वी हैव 12 टेंसेस और 12 वर्ब पैटर्न है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट में है, इसी तरह फ्यूचर में है। तो आपको स्टेटमेंट दी होगी, साथ में जो मेन वर्ब है इट विल बी गिवन इन पैरेंथेटिकल ब्रैकेट, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू द सेंटेंस, रीड इट, अंडरस्टैंड इट और फिर आपने उसकी करेक्ट फॉर्म लगानी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। Other parallel lexical items based on bifurcated SLOs for HACC may also be asked. जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आपको वर्ब फॉर्म्स या एडजेक्टिव्स ही दिए हो सकता है एडवर्ब्स दिए हो सकता है प्रेपोजिशन। जितने भी आपके एसएलओ जो बेस्ड आपका सिलेबस है, जो जो वहाँ पे पॉइंट्स मेंशन हुए हैं उनमें से कोई एक भी सवाल की शक्ल में दिया जा सकता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। बोथ ऑफ दीज टू क्वेश्चंस हैव 6 मार्क्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, थर्ड है, इन सब के 6 मार्क्स है और किस तरह से हमने इनको एलोकेट करना है। फिर 4 नंबर जो रह गए हैं ये पंक्चुएशन के हैं। ठीक है, ये आपको पैरा दिया हुआ होगा आपकी प्रोज में से ही, आपकी जो आपने पढ़ी है बुक या जो आपको पढ़ाई गई है बुक्स, उसमें से ही जो आपकी बलूचिस्तान बोर्ड की बुक है, जो केपी के बोर्ड की बुक है, जो फेडरल बोर्ड ने इस दफ़ा अपने सिलेबस के तौर पे ऐड की है, इनमें से ही किसी एक प्रोज लेसन में से किसी एक पैराग्राफ को उठा के दिया होगा और आपने उसको पंक्चुएट करना है। Preferably, the passage may contain 8 omissions of punctuation marks, including the capitalization mistakes. 4 marks will be awarded at the rate of 1 mark for 2 corrections. ऑलराइट, आपको 8 डिफरेंट ओमिशंस दी होंगी पंक्चुएशन में। ठीक है, 4 मार्क्स का है, 8 डिफरेंट ओमिशंस है और हर एरर के 2 नंबर है। ठीक है, हर 2 एरर जो आप करेक्ट करेंगे उसका 1 नंबर हो जाएगा और इस तरह से 4 नंबर है और 8 एरर्स है जो आपने करेक्ट करने होंगे। Other items of identical nature mentioned in bifurcated SLOs may be also asked. Punctuation के अलावा भी कुछ ना कुछ हो सकता है। Capitalization खास तौर पे SLO में मेंशन था और बताया गया था और इसके अलावा फुल स्टॉप्स है, कॉलन्स है, सेमी कॉलन्स है, हाइफन है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, क्वेश्चन मार्क्स है, ये सारी की सारी चीजें ऐड हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लेटर राइटिंग है, और इधर इट कैन बी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लाइक राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स इज नॉट एडेड। लेकिन अगर हम बैंक मैनेजर को अप्लाई करना चाहते हैं फॉर बैंक स्टेटमेंट तो उसको भी फॉर्मल एप्लीकेशन ही कहा जाता है। तो फॉर्मल लेटर्स या लेटर ऑफ एप्लीकेशंस जो है आपके सिलेबस में ऐड है एंड इट हैज़ 8 मार्क्स। अब आप देखिए आपको यहाँ पे पैटर्न भी दिया है कि किस तरह से एग्जामिनेशन हॉल के 0.5 मार्क्स हैं, फिर एग्जामिनेशन हॉल के बाद आपने डेट लिखनी है 0.5 मार्क्स है, सिटी एबीसी के 0.5 मार्क्स है, सैल्यूटेशन मीन्स यू आर सी रेफरिंग टू द पर्सन, यू आर कॉलिंग द पर्सन लाइक रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। फिर बॉडी ऑफ द लेटर एंड एप्लीकेशन, ओपनिंग आपकी किस तरह से है, मेन बॉडी में आपने क्या लिखा है, कंक्लूजन में सारे पॉइंट्स ऐड किए हैं कि नहीं, इसके 5 नंबर है। और एंडिंग इसी तरह आप योर सिंसियरली, ट्रूली या फेथफुली में से कोई भी एक एक्सप्रेशन यूज करके कर सकते हैं, इसके 0.5 मार्क्स है, हाफ मार्क है। और XYZ एंड पे इनिशियल लिखे। आप देखिए इस दफा कितना स्पेसिफिकली बच्चों को बताया है कि आपने लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, और चॉइस ऑफ करियर चैप्टर नंबर 7 में ये सारा मेंशन भी है। और जो ब्लैंक्स उन्होंने वहां पे फॉर्मल लेटर के लेआउट में दिए उसमें ये सब कुछ आप फिल भी कर सकते हैं। Marks for the formal format shall only be awarded if the body of the letter and application is written properly। अब ये जो फॉर्मेट है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कुछ ना लिखें और आपको 3 नंबर जो फॉर्मेट के हमें नजर आ रहे हैं वो आपको दे दिए जाए। नो, इफ द बॉडी ऑफ द लेटर इज appropriately written and given only then the marks of the format will also be added। अगर आपने अच्छे तरीके से लेटर को या लेटर ऑफ एप्लीकेशन को मेंशन किया है या लिखा है या अच्छे से एक्सपैंड किया है तभी कहीं जाके आपको मिलेंगे। तो ये फुल पैकेज है, ये अलग अलग से नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास सेक्शन सी में वो है सी द स्टूडेंट्स आर गिवन अ पैसेज फॉर ट्रांसलेशन। 8 मार्क्स का है, इधर आप डायलॉग प्रोड्यूस करें, ठीक है, या आपको इंग्लिश टू उर्दू जो है वो आपने पैरा करना है। दिस क्वेश्चन शैल रिक्वायर द स्टूडेंट्स टू ट्रांसलेट द गिवन पैराग्राफ फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू। आपको एक पैराग्राफ इंग्लिश में दिया होगा, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक की प्रोज में से या प्ले में से या किसी भी जगह से आपके आया होगा चैप्टर्स में से, जिसको आपने ट्रांसलेट करना है। इसके पास आप इस क्वेश्चन में आपके पास चॉइस भी है, क्या आप जाना चाहते हैं ट्रांसलेशन के साथ, और राइट अ डायलॉग ऑन द गिवन टॉपिक, एटलीस्ट 8 सेट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन रेलेवेंट टू द टॉपिक अदर देन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग सेंटेंसेस को छोड़ के 8 सेट्स यानी 16 जुमले आपके होने चाहिए कॉन्वर्सेशन के, कोई भी 2 कैरेक्टर होंगे जिनसे रिलेटेड आपको डायलॉग दिया गया होगा। ये था आपका सारा जो स्कीम ऑफ स्टडीज है जो बोर्ड ने दिया है, ठीक है, पॉलिसी गाइडलाइन के साथ है, पेपर पैटर्न है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। अब हम चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जिस जो कि सबसे मेन है और जो है ना वो इम्पोर्टेंस रखती है आपके लिए यहाँ पे, वो है आपका इंग्लिश के पेपर का पैटर्न। आए मैं आपको बताती हूँ। वर्जन नंबर में आपने वर्जन नंबर ऐड करना है अपनी शीट का, रोल नंबर में आपने अपना रोल नंबर फिल करना है अप्रोप्रिएटली यहाँ पे। इसके बाद ये आपका पैटर्न पेपर है जो उन्होंने दिया है। आपको सेक्शन ए के लिए 20 एमसीक्यूज हैं और 25 मिनट्स आर एलोकेटेड एंड अलाउड टू गो थ्रू दैट। अब हम सेक्शन ए को पढ़ते हैं। जैसे जैसे आप एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे अंदाजा होता जाएगा आपको कि किस किस्म की स्टेटमेंट्स आ सकती है। Statement number 1. Majority of your students are following the same rut in terms of the choice of their career. The synonym of the underlined word is dash. आपने rut जो underlined word है, ये statement जो है आपकी वो आपके chapter में से आई है, choice of career में से आई है। तो MCQs chapter based भी है। इसके बाद आप देखें O wild west wind thou breath of autumn's being। अगरचे कि ये स्टेटमेंट आपकी पोएम की नहीं है, ऑलराइट, लेकिन आपको पोएटिक डिवाइस जो आपने सीखी है और जो एसएलओ में मेंशन थी जैसे कि सिमिली, आयनी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, तो आपने बताना है कि ये इनमें से
इन चारों में से किस एक स्किल को डिफाइन कर रही है? आप देखिए, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड द ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, सो द पोइट हैज पर्सोनिफाइड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को पर्सोनिफाई किया है वाइल्ड वेस्ट विंड के साथ, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन की स्किल यूज हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देखें तो पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज आएंगे, टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यूज आ रहे हैं। देन इज अगेन पोएटिक डिवाइस ऑफ एलिटरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एग्जाम्प्लीफाइज एलिटरेशन। आप देखिए इन सेंटेंसेस को पढ़ के कि कहाँ पे एलिटरेशन की एग्जाम्पल यूज हुई है। एलिटरेशन कहा जाता है व्हेन see two words which are starting with the same alphabet and falling in the same line of stanza, एक ही stanza की लाइन में एक ही अल्फाबेट से स्टार्ट किए जाने वाले कुछ वर्ड्स, जैसा कि ब्रोकन ब्रांचेस, बी और बी, यहाँ पे हमारे पास एलिटरेशन यूज हुई है, आप देख लें, और किसी जगह नहीं है। फिर इसके बाद है एंटी क्लाइमेक्स। एक जो आपको एंटी क्लाइमेक्स जो है वो यूज किया जाता है स्टोरीज में होता है, और वो प्ले में मौजूद होता है कि क्लाइमेक्स की तरफ जो स्टोरी जा रही होती है उससे क्या मुराद है? इट इज अ सिचुएशन इन अ प्ले और अ स्टोरी दैट रिलीजेस टेंशन आफ्टर दैट। अब एंटी क्लाइमेक्स कहाँ या किसके बाद आता है? कॉन्फ्लिक्ट के बाद आता है, एक्सपोजिशन के बाद आता है। जैसा कि आपको एसएलओ बेस्ड सिलेबस में बताया था कि आपने जो स्टोरी की सेटिंग है, प्लॉट है, कैरेक्टराइजेशन है, क्लाइमेक्स है, डिनूमेंट है, इन चीज़ों को पढ़ना है। जब आप ये सारा प्लॉट पढ़ेंगे, ये प्लॉट के हिस्से हैं, प्लॉट के हिस्से हैं या काइंड्स हैं या इसकी बाइफ्रिकेशन है जो आपको यहाँ पे बताई है। तो प्लॉट की तमाम एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, स्टोरी की सेटिंग, थीम, आइडिया होना चाहिए, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आप देखें टर्म्स आ रही है बाकायदा कि उन टर्म्स का क्या मतलब है। देन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इम्प्लाइंग द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कॉज। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपकी बुक में चैप्टर्स में आई हुई है, और आपकी जो एसएलओ बेस्ड सिलेबस है इसमें बहुत जोर भी दिया गया था इस पे, और बताया गया था कि किस तरह आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज करना है। आप देखिए यहाँ पे कॉज की जो ट्रांजिशनल डिवाइस है आपने उसके अकॉर्डिंगली इसको जोड़ना है और अपनी स्टेटमेंट के साथ इसको बबल को प्रॉपरली फिल करना है। तो देखते जाए और पढ़ते जाए कि आपका जो एमसीक्यूज है उसमें क्या क्या है। उसमें पोइट्रिक डिवाइसेस है, उसमें प्ले से रिलेटेड प्लॉट की डिवाइसेस है, सारी टेक्निकल टर्म्स है जो आपकी आनी है। ठीक है। Next day, when he made insolent remarks towards his classmates, the teacher took him to task. Antonym of the word insolent. Synonyms or antonyms are added. फिर है which one of the following sentences has adjective clause? SLOs में चूंकि स्टार्ट में adjective clause बताया था उसी से रिलेटेड, और चूंकि एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइजेस में भी है तो आपने बताना है कि इसमें कौन सा है। फिर इसके बाद है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, रिकग्नाइज करना है आपने इन सेंटेंसेस में से। फिर उसके बाद आप देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल को आपने रिकग्नाइज करना है नेक्स्ट सेंटेंस में से। इसके बाद इम्फेटिक प्रोनाउन को आपने करना था। फिर उसके बाद जो है वो आप देखिए कि किस तरह से सेंटेंस में बताया जा रहा है कि करेक्ट और इन्फर द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, हैरीज फेस टर्न्ड रेड एंड ही स्टार्टेड टू येल। अब ये पूरी स्टेटमेंट दी है और कहा है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब आपने इन्फर करना है, इन सेंटेंसेस में से आपने अंदाजा लगाना है। तो सारा स्किल बेस्ड आपका पैटर्न है एमसीक्यूज में। सारा स्किल बेस्ड है कि आपको पोइट्री से रिलेटेड क्या स्किल्स आती है, प्रोज से रिलेटेड क्या स्किल्स आती है, प्ले में क्या क्या टेक्निकल चीजें हैं। तो टेक्निकल बेस्ड जो है ना वो आपका। फिर इसी तरह टेंसेज है, क्लॉजेज में से एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपकी आ रही है। अच्छा, फिर इसके बाद पंक्चुएशन पे भी जोर है, और पंक्चुएशन भी चूंकि आपके सिलेबस में ऐड है तो आपने बताना है कि कौन से अपोस्ट्रोफीज जो है वो करेक्टली प्लेस्ड है। तो यूज ऑफ अपोस्ट्रोफीज आपके सिलेबस में शामिल था। फिर आगे फिर एडजेक्टिव फ्रेज है, फिर आपने वर्ब की काइंड्स में से ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, हेल्पिंग वर्ब में से बताना है कि कौन सा है। फिर इसके बाद आप देखें जेरेंड्स आ गए। नेक्स्ट में फिर हमारे पास जो है वो फ्रेजेस और क्लॉजेस हैं जो आइडेंटिफाई होने हैं। फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो टेक्निकली आपने बताना है कि सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट है, अ लॉट ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट्स। आप देखें टिल द एंड तमाम के तमाम। फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आ गई, फिर आपके प्रॉपर मटेरियल कलेक्टिव नाउन्स आ गए, फिर इसके अलावा एडवर्ब की काइंड्स आ गई। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, phrases and clauses, punctuation, tenses,
काइंड्स ऑफ वर्ब्स, ये सारे के सारे SLO बेस्ड सिलेबस में जो है वो आपको बताया भी है। सिलेबस उन्होंने स्लाइड्स में बड़ा स्पेसिफिकली डिफाइन किया, एक एक चीज बताई है, और आप पैटर्न पेपर भी देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि एक पूरा पैसेज है जो आपके प्रोज स्टोरीज में से उठा के दिया गया है। अब इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के आपने जवाब देने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, जो कि समरी है। इस पूरे पैसेज को पढ़ें गौर से। ये हमने क्लास में किया भी होगा, आपके टीचर्स ने आपको करवाया भी होगा। आपने एक्सरसाइजेज में अगर सारे सवाल याद किए हैं तो बिलीव मी, आपके लिए यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स की समरी रखना लिखना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये आपका तकरीबन हाफ ऑफ द चैप्टर बनता है, वट एवर चैप्टर इज गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह आपको आपके ही एक चैप्टर में से बताया गया है, और चैप्टर में से आपको दिया गया है पैसेज उठा के, और इसको आपने पूरा पढ़ना है, गौर से पढ़ना है। और इसके बाद ये क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, जो कि है राइट डाउन द समरी ऑफ द गिवन पैसेज, और आपने इसके साथ सूटेबल टाइटल भी ऐड करना है। इसके बाद जो दूसरा आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज इन रियल लाइफ। फिर इसके बाद है why it is necessary to know about the needs and wants before deciding on a profession. Then is explain why it is important to identify your interests before choosing an occupation. What are the requirements for joining a specific profession. ये सारे के सारे questions आपके पास इस पैराग्राफ में मौजूद हैं। Alright, deduce meaning of the underlined words from the context. अब कुछ words underlined है और आप इन्हें इनके मीनिंग देने, जैसे pediatric है, initiative है, critical है। और ये जो पैराग्राफ है आपके चैप्टर 7 चॉइस ऑफ करियर में से आया हुआ है, ठीक है। तो ये 6 सवाल है, किसी एक चैप्टर को उठा के और उससे रिलेटेड 6-7 सवाल होंगे। पहले ऐसा होता था कि आपके 6-7 लेसन में से हर लेसन में से अलग अलग सवाल आ रहा था। तो अब आप देख लें कि किस तरह लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर इंक्रीज हुआ है, तो दूसरी तरफ थोड़ा सा जो बच्चे 20 चैप्टर है तो 20 चैप्टर की एक्सरसाइजेस के रटे लगा रहे होते थे, उसको थोड़ा सा आसान कर दिया। कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आपको दे दिया और कहा कि आप इसको देखकर अब इन सवालों के जवाब दें, तो ओरटलाइजेशन जो है उससे आपको निकाला गया है। फिर देख लें जो आपके पोइट्री के क्वेश्चन है, जैसा कि हमने पहले किया है। 6 नंबर के 3 सवाल हैं। आपको you can see that the poetic extract is given to you, and at the end of that extract we have 3 different questions. What is the dominant theme of the given lines? एक क्वेश्चन थीम से रिलेटेड होगा, एक क्वेश्चन जो है वो राइमिंग वर्ड यानी पोलिटिकल डिवाइस है। आपके पास यहाँ जो एक्सट्रैक्ट है इसमें डार्क और शाइनिंग, ये 2 वर्ड यूज हुए हैं। आप हर एक से रिलेटेड 2-2 राइमिंग वर्ड्स लिख लें। इसी तरह एक बेसिक कंटेंट पर भी होता है क्वेश्चन कि क्या कंटेंट है इस पोएटिक स्टांजा में आपके पास, ठीक है। आपके पास 2 की चॉइस है, 2 में से आपने एक करना है। फिर जैसा कि हमने पढ़ा था कि आपके जो प्ले में से है 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपने एक। 6 नंबर का ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत इंपॉर्टेंट ही लेना है। What are the main elements of a play? प्ले के मेन एलिमेंट्स क्या हैं? Elaborate any one of them. प्ले के मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सेटिंग है, कैरेक्टराइजेशन है, थीम है, प्लॉट है, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज कॉन्फ्लिक्ट। अब आप देखें प्लॉट का एक काइंड है कॉन्फ्लिक्ट, और प्ले के तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं उन पे एक नोट लिखना है। प्ले से रिलेटेड सवाल ये है कि प्ले में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो टेक्निकल डिवाइस है प्ले में यूज हुई है, और एज एन एग्जांपल आप अपने प्ले को उसमें इन्फर कर सके। बेसिकली क्वेश्चन यहाँ भी आपके कंटेंट पे नहीं आ रहा, यहाँ पे आपकी स्किल पे आ रहा है कि आपने प्ले जो पढ़ा है उसमें आपने स्किल्स कौन सी सीखी है। क्या आप उसमें क्लाइमेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या आप कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल आप हवाला तो जरूर अपने प्ले का दे सकते हैं, लेकिन प्ले पे सवाल नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर सी. Section number C has 40 marks. The first question is about the resume, the CV, और वो आपने किसको लिखनी है? The post of manager advertised in the newspaper. ठीक है, तो इस रोल में रह के आपने CV लिखनी है। CV का पूरा पैटर्न फॉर्मेट बुक में ही दिया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 के 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो 6 मार्क्स का है, वो आपको स्टेटमेंट दी है और आपने उनको करेक्टली टेंसेस के अकॉर्डिंगली ऐड करना है, ठीक है। इनके टेंसेस जो करेक्ट है वो करते जाए।
और देन यू हैव टू री राइट देम अगेन। यहाँ पे ये जहन में रखना है, ध्यान में रखना है कि यू आर नॉट सपोज टू जस्ट टिक द करेक्ट आंसर, आपने इसको रीराइट करके लिखना है। ठीक है, आपने रीराइट करके करेक्ट 6 स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 6 करके लिखनी है। इसके बाद आप देखें जो हमारे पास सेक्शन जो क्वेश्चन आपका 5 है उसका पार्ट बी है। पार्ट बी में आपको वर्ब्स इन पैरेंथिकल ब्रैकेट्स दिए हैं या आइसोलेटेड सेंटेंसेस हैं, और आपने इनको पढ़ के इनका अंदाजा लगाना है कि कौन सा वर्ब अकॉर्डिंगली जाएगा, और फिर आपने वर्ब के अकॉर्डिंगली करना है। इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस भी हैं जिनका पैटर्न आप याद कर ले। इसमें टेंसेस भी है, आपको पता होना चाहिए कि पास्ट में अगर कोई एक्शन है तो उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, तो बहुत इजी है, यू कैन इजीली डू इट। फिर इसके बाद पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन भी आपकी अपनी ही बुक में से आएगी, कोई भी पैरा दिया होगा और वो आपने पंक्चुएट करना है। 4 नंबर है यहाँ पे। फिर इसके बाद 8 नंबर का मेजर क्वेश्चन है। अगेन यू हैव टू राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ अ फैक्ट्री आस्किंग परमिशन फॉर अ पार्टी टू विजिट द फैक्ट्री। ठीक है, तो सारा फॉर्मेट लेटर का भी गिवन है, और 8 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 के अगेन 8 नंबर है, और इसके 2 पार्ट्स हैं। या तो आप जो है वो ट्रांसलेट कर लें पैसेज को, या एक डायलॉग जो है एक्सक्यूज मी, वो आप लिख लें। डायलॉग, राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। डायलॉग मस्ट हैव एट लीस्ट 8 सेट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन, यानी 16 जुमले होने चाहिए। सेट ऑफ कॉन्वर्सेशन दो, हर कैरेक्टर के 2 सेंटेंसेस होने चाहिए। एक जुमला होगा तो 2 सेंटेंसेस के साथ एक सेट बन जाएगा, स्टार्टिंग और एंड को छोड़ के। ठीक हो गया, तो स्टार्टिंग और एंड अगर हम दो दो जुमले स्टार्ट के भी और एंड के भी डाल दें तो ये टोटल आपके 20 सेंटेंसेस बनते हैं, और डायलॉग है। बहुत इजी है, ये पैसेज भी आपकी बुक में से आ रहा है, आप आसानी से इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप इस टॉपिक के ऊपर 2 कैरेक्टर्स का डायलॉग लिख सकते हैं। डायलॉग भी आपको आपके एक चैप्टर में गिवन है, सारा पैटर्न, सारा तरीका। तो बोर्ड ने एप्लीकेशन है या रेज्यूमे है या डायलॉग है, एवरीथिंग इज गिवन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के आपका जो फोकस है इस दफा वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे है, स्किल्स पे है, रादर देन के जो आपका कंटेंट है जिसके आपने रटे लगाने हैं। तो आपको डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा, और इस बेस्ड पे जो है वो आपको अपनी एसएलओ बेस्ड तैयारी करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह हम मैं अपनी अगली वीडियो में आपको जितना भी एसएलओ बेस्ड हमारा कंटेंट है वो तमाम एक एक करके स्लाइड का जो मटेरियल है वो बताऊंगी भी, समझाऊंगी भी, और उसकी प्रेजेंटेशन के जरिए आपको पढ़ाऊंगी भी कि क्या क्या सिलेबस हमारा इंक्लूडेड है। ठीक है, आई होप आप आज की इस वीडियो को बहुत इंजॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और एक बात हरगिज़ ना भूलिएगा कि आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।